हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम जानेंगे कि भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे कैसे आई, हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों पढ़नी है। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों पढ़ें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के वर्तमान को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति के वर्तमान को समझने के लिए कि उसके भूत में जाना आवश्यक होता है। जैसे कि भारत में आज संसदीय प्रणाली है और अध्यक्षात्मक प्रणाली भारत में क्यों नहीं है। भारत में राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियाँ दी गई हैं और एक सशक्त केंद्र है। भारत में राज्यों को समान शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई, केंद्र के समान शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई हैं। आज भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये शक्ति कहाँ से ली गई है, पहली बार कब दी गई थी। स्टूडेंट्स, हम आज भारत में जैसे जैसे कंपनी का विस्तार हुआ उस सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के रूप में आई थी। व्यापार करने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। आप जानते हैं कि 1599 में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्व के देशों के साथ एक अधिकार प्राप्त करने का एक अधिकार दिया था, एक चार्टर के माध्यम से, और पूर्व के देशों के साथ कंपनी को अधिकार करने का अधिकार दिया था। तो आपने देखा होगा कि महारानी एलिजाबेथ ने जो पहला अधिकार दिया था वो 15 वर्षों के लिए था और ऐसे ऐसे करके बढ़ाते चले गए। कंपनी जो अभी तक व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, जो कंपनी व्यापार करती थी, अब वो शासन करने लगी। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और राजस्व दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। जो कंपनी थी उसने 1764 में एक युद्ध हुआ था, आप जानते होंगे, वो था हमारा बक्सर का युद्ध, जिसमें एक हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध, जिसमें कंपनी को भारी विजय प्राप्त हुई। एक तरफ कंपनी थी और एक तरफ 3 भारत की सेनाएं थी, जैसे कि अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था और मीर जाफर था। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर अंग्रेजों ने उनको बुरी तरह हरा दिया और भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके तहत भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जब से 1764 के बाद भारत में कंपनी एक व्यापारी क्षेत्रीय शक्ति के साथ साथ एक व्यापारिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति भी बन गई। 1858 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। आप जानते होंगे कि 1757 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसके कारण जो है कंपनी ने जो शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया था। उसके बहुत सारे कारण थे। कंपनी और ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी के बस की नहीं है भारत में शासन करना। यदि यह 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा और 1858 के बाद 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश सरकार ही भारत में अपना राज्य करती रही। स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्रता मिलने के लिए भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, है ना। और इस संविधान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने एक संविधान सभा का गठन किया। यहाँ इस संविधान को अमल में लाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया। आप जानते होंगे कि इसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया और उसके 2 दिन पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत का संविधान के साथ साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था।
यहाँ संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश सरकार से ग्रहण की गई हैं। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो हमने ब्रिटिश शासन से लिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटिश से ली, ब्रिटिश शासन से ली है। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ऐसे बहुत सारे अनेक प्रावधान हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन अधिक दिनों तक नहीं कर पाई, जिसके कारण ब्रिटिश की महारानी ने प्रत्यक्ष रूप से उसका शासन जो था अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1858 के बाद लिया गया था। तथापि ब्रिटिश शासन की कुछ अन्य ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित हुई। भारत में ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण जो है ब्रिटिश भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण भारत की विधिक रूपरेखा कुछ ऐसी निर्मित हुई। जैसे कि भारत में मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, ये क्यों दिए गए हैं, इन सब की कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जो ये घटना हुई थी ब्रिटिश शासन में, जैसे कि 1857 का विद्रोह हुआ है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1915 में 1917 में सूरत अधिवेशन वगैरह जितने भी हुए हैं ये सब इसके लिए उत्तरदायी हैं। उनके बारे में यहाँ विस्तृत रूप से हम इस पूरी प्रणाली को 2 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसको हम 2 शीर्षक में बांट लेते हैं। पहला है कंपनी का अधीन शासन, जो हमारा 1773 से 1858 तक चला। 1858 तक कंपनी ही भारत पर शासन करती रही, शासन व्यवस्था को नियंत्रण करती रही और उसके बाद में सम्राट का शासन चालू होता है 1858 से 1947 तक। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। आप जानते होंगे कि 1765 में जब कंपनी शक्तिशाली हुई और उसमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए, व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए, तो कंपनी बहुत शक्तिशाली हो गई और जिसके कारण जो है भारत में द्वैत शासन का कंपनी में द्वैत शासन का प्रणाली, बंगाल में द्वैत शासन चालू हो गया, जिसमें एक तरफ तो एक नवाब शासन कर रहा था और कंपनी शासन कर रही थी। 2 शासन यहाँ से द्वैत शासन इसी व्यवस्था को कहते हैं। और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अधिक हो गए थे भ्रष्ट, जिसमें उनको भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए कंपनी ने एक एक्ट पारित किया गया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि इसके तहत एक जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कह दिया गया और एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। आप ये भी जानते होंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे एलिजाबेथ। 1773 के जो संवैधानिक महत्व है वो इस प्रकार है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के विरोध में कोई पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया था। आपको ये जानकर ये आश्चर्य लग रहा होगा कि ये ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के विरुद्ध जारी किया था। आपको ये प्रश्न उठता होगा कि ये एक्ट जो है 1773 ये ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने के लिए है। ऐसा ये नहीं है, ये कंपनी की सहमति से ही जारी किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश की सरकार से कहा था कि आप हमें रेगुलेट करो, आप हमें नियंत्रित करो। अब नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि जो ब्रिटिश कंपनी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे वो हो गए थे बहुत ज़्यादा भ्रष्ट, और इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे कि जिसके कारण जो भारतीय लोगों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे और कंपनी को होता था नुकसान। कंपनी एक प्रकार से घाटे की अवस्था में चली गई और कंपनी दिवालिया की कगार पर चली गई। इसके द्वारा पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। इसमें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को मान्यता दे दी गई कि आप प्रशासनिक कार्य कर सकते हो और राजनीतिक कार्य भी कर सकते हो। इसके द्वारा जो अधिनियम था, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। आप जानते होंगे कि यह केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी एक्ट के द्वारा डाली गई थी। भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीकरण कर दिया गया और इस केंद्रीकरण को 1861 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया।
अगर 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। आप जानते होंगे कि वारेन हेस्टिंग्स जो हमारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इसके द्वारा बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। जो ये अधिनियम था, इसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया था कि जिसके कारण बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। इसे ही हम केंद्रीकरण कहते हैं। और इससे पहले जो प्रेसिडेंशियल के जो गवर्नर थे उससे वो पहले एक दूसरे से अलग रहते थे, किसी के नियंत्रण में कोई गवर्नर नहीं था, स्वतंत्र थे पहले। और इस अधिनियम के द्वारा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। आप ये जानते होंगे कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे हमारे एलिजा इम्पे। और आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि ये वर्तमान हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, क्या ये हमारा वही उच्चतम न्यायालय है जो ये 1774 में जो स्थापित हुआ था? क्या हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट क्या यही सुप्रीम कोर्ट है? यह प्रश्न बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या वर्तमान सुप्रीम कोर्ट 1774 द्वारा स्थापित रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान में जो प्रबंधित है, क्या वही वाला सुप्रीम कोर्ट है? इसका आंसर है नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट वो है वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो हमारा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। ये हमारा 1835 के अधिनियम से आया था और इसकी उद्घाटन 1937 में हुआ था फेडरल न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगला है कि इसके तहत यह हमारी कंपनी का जो था, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार ले और रिश्वत लेना मना कर दिया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो ब्रिटिश कंपनी थे और उसके कर्मचारी थे, ये क्या करते थे कि भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत लेते थे और जिसके कारण कंपनी को हो रहा था घाटा। कंपनी घाटे में चली गई और इसी प्रावधान के कारण यह अधिनियम हमारा लाया गया था। कंपनी ने इसी मैक्सिमम तौर पे इसी अधिनियम के कारण कहा था कि आप हमें रेगुलेट करो। रेगुलेट करने के लिए हमें कंपनी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार से कि आप हमें रेगुलेट करो। उसमें मैक्सिमम प्रावधान हमारा यही वाला था कि रिश्वत लेना मना कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जो ये अधिनियम था, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करा, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा कि आप कंपनी जो कर रही है उसकी पूरी जानकारी हमें दोगे, उसका पूरा ब्यौरा हमें दोगे। कंपनी की जानकारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करा और उसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा, इसने भारत के राजस्व और नागरिक सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति का यही कारण था कि यह भारत में जो इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी जो थी वो ब्रिटिश सरकार को देनी थी कि भारत में राजस्व कितना हो रहा है, सैन्य मामले की स्थिति क्या है, क्या जानकारी है, उन सब की जानकारी देना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को था। आपको यह पता होगा कि जो ये था 1784 के एक्ट से इसको भी हटा दिया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसकी 2 गवर्नमेंट बॉडी बना दी गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमारा ये कोर्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी थी, क्या नाम है इसका हमारा, जो ये हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कंपनी को सीधी जानकारी नहीं देता था। 1781 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। चलो, इसमें महत्वपूर्ण ये 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट क्यों लाया गया था, इसके क्या कारण थे? जो हमारा 1773 में कंपनी ने जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित करा था, उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उनको दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। जैसे कि आपको ये पता होगा कि
कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में बहुत सारे जो गवर्नर जनरल था वो भी उसी का अधिकार क्षेत्र में आ रहा था और कंपनी के कर्मचारी भी उसी के अधिकार क्षेत्र में आ रहे थे। तो जिसके कारण जो है सुप्रीम जो कोई भी व्यक्ति जाता था तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी कार्रवाई कर देता था गवर्नर जनरल के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ, जिसके कारण कंपनी के संचालन में काफ़ी अवरोध उत्पन्न हो रहा था। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यह अधिनियम जारी किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि 1773 में कुछ खामियां थीं, कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था, यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को सेटलमेंट एक्ट या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। आपको यह पता होगा कि बंदोबस्त कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में पारित किया था। इस कानून में बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को निम्नवत अध्ययन करते हैं। पहली इसमें विशेषता है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 4 सदस्यीय काउंसिल थी, उस काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कहा कि कोई गवर्नर जनरल की काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल की काउंसिल को बाहर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के लिए अधिकार दिए गए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। जो कंपनी के सेवक थे और कर्मचारी थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया कि कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में आप कोई कार्यवाही, कोई अपील नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी के हित में नहीं था। आप जानते होंगे कि जो भी अंग्रेजों ने भारत में करा वो अपने हित के लिए करा। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जो कंपनी के राजस्व संबंधी मामले थे और राजस्व वसूली से जुड़े मामले थे, उनके खिलाफ भी आप उच्चतम न्यायालय में कोई कार्यवाही, कोई अपील, कोई दलील, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर था। इस कानून के द्वारा, नेक्स्ट प्रावधान है, इस कानून के द्वारा कलकत्ता के निवासियों को सर्वोच्च अधिकार के अंतर्गत रखा गया। जो ये कानून था इसमें एक प्रावधान किया गया था कि जो कलकत्ता के जो नागरिक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कलकत्ता के निवासी और नागरिक सभी थे। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालयों में हिंदुओं के निजी कानूनों और मुस्लिम के मुसलमान कानूनों के हिसाब से न्यायालय में बाद मामले सुने जाएंगे। हिंदुओं को हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम को मुस्लिम कानून के हिसाब से और इन सभी ईसाई को ईसाई कानून के हिसाब से मामले तय किए जाएंगे। जैसे कि भारत में पहले मनुस्मृति ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के मनुस्मृति के आधार पर हिंदुओं के मामले और मुसलमानों के लिए कुरान है, कुरान के हिसाब से मुस्लिम के मामले तय किए जाएंगे। मतलब कि आज जैसे भारत में IPC है, इंडियन पिनल कोड है, CRPC है, जैसे कि भारत में मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के मामले आज सब एक ही आधार पर, एक ही समान रूप से लागू हैं, समान रूप से उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही होती है। और जबकि पहले बार आधुनिक में तो ऐसा है कि सबको समान रूप से न्याय मिलेगा, कानून की नज़र में सब समान होंगे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून के हिसाब से न्याय होगा और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून के हिसाब से न्याय होगा और कार्यवाही होगी। चौथा प्रावधान है, इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं, यदि उनके खिलाफ अपील करनी है तो वो हम गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, 4 सदस्यीय काउंसिल थी, वहाँ पर ही अपील कर सकते हैं। यदि हम हाई कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं तो आज हम वर्तमान में हाई कोर्ट के खिलाफ यदि हम अपील करनी है तो हम कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस टाइम पर उस समय ऐसा नहीं था।
उस समय यदि हाई कोर्ट के खिलाफ यदि अपील करनी है तो वो हमें गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी वहाँ पर करती थी इसकी अपील, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट प्रावधान हमारा, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर। जो ये कानून था, जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय काउंसिल थी, उसको वह प्रांतीय न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के लिए नियम विनियम बना सकती थी। उसको अधिकृत कर दिया गया कि आपको ये नियम हाई कोर्ट के नियम विनियम बनाने ही होंगे। नेक्स्ट प्रावधान हमारा अधिनियम, नेक्स्ट एक्ट हमारा 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। आप जानते होंगे कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1784 के टाइम पे वो थे हमारे पिट्स, जिसे हम पिट्स द यंगर कहते हैं, पिट्स द यंगर। ठीक है, इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए। इस अधिनियम में जो कार्यकारी परिषद थी उसको 2 भागों में बांट दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और नेक्स्ट बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। आपको यह पता होगा कि जो कंपनी का अधीन क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। चलते हैं इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। जो ये अधिनियम था 1784 का, जो पिट्स का इंडिया एक्ट था, इसमें इसने राजनीतिक कार्यों को, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे, राजनीति से जुड़े हुए थे, सैन्य मामले, सैनिक मामले और जो फॉरेन मामले थे, विदेशी मामले थे, इन और वाणिज्यिक मामले, व्यापार संबंधी जो मामले थे, उन सभी को अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। जो ये अधिनियम था, इसने निदेशक मंडल था जो था एक, उसको व्यापारिक मामले, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम निकाय बनाया गया, गठन किया गया। आप जानते होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले देखेगा और राजनीतिक मामले देखेगा हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले, सैन्य मामले और सुरक्षा से जुड़े हुए मामले और व्यापारिक और जो हमारे विदेशी मामले हैं उन सबको एक देखेगा हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक मामलों जो व्यवसाय से जुड़े हुए मामले हैं उसे देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की गई। इस प्रकार कंपनी में द्वैध शासन आरंभ हो गया। आपको द्वैध शासन से जुड़े 3 प्रावधान मिलेंगे। द्वैध शासन मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा आपको द्वैध शासन कंपनी में, और एक मिलेगा द्वैध शासन बंगाल में। बंगाल में द्वैध शासन, कंपनी में द्वैध शासन मिलेगा, और एक आपको मिलेगा भारत में द्वैध शासन। ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। नियंत्रण बोर्ड को कुछ बहुत सारी शक्ति दे दी गई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। मैंने आपको अभी बताया था कि जो राजनीतिक मामले थे, राजनीतिक मामले में आपको पता होगा पॉलिटिकल जितने भी मामले होते हैं उन सबको नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया था। जैसे ब्रिटिश नियंत्रित जो भारत था उसमें नागरिक, सैन्य मामले, विदेशी मामले और जितने भी मामले थे उन सब के लिए कंपनी ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण कारणों से यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। देखो, पिट्स का इंडिया एक्ट जो हमारा 2 कारणों से ही महत्वपूर्ण है, इसमें ज़्यादा कुछ खास इतना है नहीं। जैसे कि पहला जो कारण है, जो भारत में यह इसी प्रावधान के तहत भारत में कंपनी का शासन की समाप्ति की गई थी 1858 के अधिनियम द्वारा। उसका कारण बस यही था कि जैसे कि आप जानते हो कि भारत में संपत्ति का अधिनियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति को, सरकार किसी की संपत्ति को ऐसे हड़प नहीं सकती है। तो जैसे कि भारत में एक आर्टिकल 300 K में रखा गया है संपत्ति का अधिकार, जैसे कि आज कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि जो कंपनी भारत पर शासन कर रही है
वह शासन भले से कर रही है, लेकिन यह शासन हमारे अधीन है, यह शासन हमारा है, ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन कहा गया इसको पहली बार। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, जो कंपनी भारत जो जितना भी क्षेत्र कंपनी के अधीन था, कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था उस सबको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट प्रावधान है हमारा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। भारत में जो कंपनी के कार्य थे और प्रशासन था उस पर पूर्ण नियंत्रण था हमारा ब्रिटिश सरकार का। मतलब कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था, जितना भी प्रशासन था, जितना भी शासन था, उस सब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था हमारा ब्रिटिश सरकार का। नेक्स्ट प्रावधान किया गया हमारा, नेक्स्ट अधिनियम हमारा 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम को पारित करने के बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे कारणों से ये प्रावधान का पारित किया गया है। आप जानते हो कि इस टाइम पे जो हमारा गवर्नर था वो था हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रावधान क्या क्या है इसमें। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आप जानते हो 1786 में हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो सिविल सेवा का जनक है, एसपी, डीएसपी, डीएम जितने भी पोस्ट हैं उन सभी का जनक कहा जाता है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने यह पद स्वीकार करने के 2 शर्तें मांगी। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो गवर्नर जनरल बन के लिए उसने 2 शर्त रखी। यदि आप हमारी इन 2 शर्तों को पूरा करोगे, जो 2 शर्तों को पूरा करोगे तो हम गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम गवर्नर जनरल नहीं बन रहे। वह कौन कौन सी शर्त हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी वो निम्नलिखित हैं। देखिए, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अभिभाव्य करने और न मानने का अधिकार था। आप भारत में देखते हैं कि गवर्नर जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद से सलाह मांग सकता है, उसके सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। तो जितनी भी गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय काउंसिल थी जो 1773 के एक्ट में गठित की गई थी, उसके निर्णयों को गवर्नर जनरल मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। कि गवर्नर जनरल उसकी शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसने यह प्रावधान किया कि मैं गवर्नर कार्य काउंसिल की जो परिषद है जो उसके निर्णय हैं उनको मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता। दूसरा क्या था, उसने सेनापति कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया। उसने कहा कि कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे चाहिए। उपरोक्त शर्तें 1786 के प्रावधानों से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट अधिनियम है हमारा 1793 का हमारा चार्टर एक्ट। इसे हम चार्टर एक्ट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो अब कंपनी ने सोचा कि हम 20 वर्ष के लिए कानून बनाएंगे और 20 कंपनी के जो कानून थे उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 वर्ष पर रिव्यू किया जाता था और इसी कारण इन्हें चार्टर एक्ट कहते हैं, क्योंकि ये सभी कानून 20 वर्ष के लिए बनाए गए थे। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहला कानून बना था हमारा 1793 में, दूसरा कानून बना था हमारा 1813 में, तीसरा कानून बना था हमारा 1833 में और चौथा कानून बना था हमारा 1853 में। और उसके बाद हमारा कोई कानून बना ही नहीं। यह हमारे जितने भी 4 एक्ट हैं इन्हें कहते हैं हम चार्टर। उससे पहले वाले जितने भी थे उन्हें कहते थे हम अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा जो 1773 है, जो ये कानून है, ये चार्टर एक्ट है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। जो ये इसकी शर्त थी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी जो शर्त थी, उसके जो निर्णय थे, यदि गवर्नर जनरल चाहे तो उसके निर्णय को मान सकता है, ना चाहे तो नहीं मान सकता। उसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि माने ही। जो ये बाध्यकारी शक्ति थी, इस शक्ति को न मानने के लिए यह जो एक शक्ति थी इसको आने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए और सभी गवर्नरों के लिए
लागू कर दिया गया। 1793 में जो अधिनियम पारित किया गया था, जो बाध्यकारी शक्ति थी उसको न मानने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रावधान है हमारा, इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। जो ये गवर्नर जनरल था, जितने भी इसके अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां थी, जो भी इसके अधीन प्रेसिडेंसियां थी, जैसे बम्बई की थी, मद्रास की थी, जो सरकारें थी, बम्बई मद्रास की जो सरकारें थी, उनके ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति गवर्नर जनरल की होनी चाहिए। इस प्रावधान के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो गवर्नर जनरल है वह जितनी भी उसकी प्रेसिडेंसियां हैं, बम्बई मद्रास जो भी प्रेसिडेंसियां हैं, वह जो प्रेसिडेंसियां हैं वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रहेंगी। नेक्स्ट प्रावधान है, इसने भारत पर व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों तक अवधि तक बढ़ा दिया गया। जो भारत पर व्यापार करने का जो एक अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसी 20 वर्ष के बढ़ाने के कारण, ठीक है, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। आप यहाँ से देखते होंगे कि भारत की आर्थिक बर्बादी यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी गवर्नर जनरल थे, वो ब्रिटेन से आते थे, भारत में काम करते थे और नवयुवक अवस्था में जाकर और ब्रिटेन में ऐशो आराम करते थे। और सारा भुगतान जो किया जाता था पेंशन के नाम पर किया जाने वाला भुगतान वो भारत की निधि से ही किया जाता था। भारत के राजस्व से ही उन सभी को भुगतान किया जाता था, पेंशन दी जाती थी। बहुत मोटी मुनाफे, बहुत मोटी कमाई होती थी। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल की जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे, सब यहीं से भारत की आर्थिक बर्बादी शुरू होती है। आप 1813 का एक्ट, नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1813 का एक्ट। इस कानून, जो हमारे 1813 का जो कानून है, इसने कंपनी का जो एक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया, आपको ये पता होगा। और चाय और चीन के एक व्यापार को कंपनी के एक अधिकार तक सीमित रखा, है ना। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, देखते हैं मैं क्रम बाय क्रम। इसमें पहला प्रावधान है, इस कानून ने कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का जो 20 वर्षों के लिए व्यापार चल रहा था, एक अधिकार प्राप्त हो रहा था 1793 के एक्ट से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह जो एक अधिकार था वो 1813 के एक्ट से समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में ब्रिटिश को सभी व्यापारिक कंपनियों के लिए खोल दिया गया। जो भारत था, भारत में जब अब अन्य कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं, तब भी इस कानून के लिए चाय और चीन के जो कंपनी था, एक कंपनी के लिए खोल दिया गया। मतलब चाय और चीन का जो व्यापार था वो कंपनी का एक अधिकार प्राप्त था, उस पर अभी भी जो बाकी व्यापार था उस पर कंपनी का एक अधिकार समाप्ति कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा, इस कानून ने भारत में ब्रिटिश कंपनी शासित प्रदेशों क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया। जो ये कानून था, जितने भी कंपनी के शासित क्षेत्र थे उन पर जो ब्रिटेन का राजा था उसकी प्रभुत्व को स्थापित व प्रकट किया। आप जानते होंगे कि यदि कंपनी प्रभुत्व संपन्न होती तो एक अधिकार को बनाए रख सकती थी। आप जानते होंगे कि उसका एक अधिकार भी इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये कंपनी के हाथ में नहीं था, ये ब्रिटेन की सरकार के हाथ में था। ब्रिटेन की सरकार ने उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा, और जितने भी कंपनी के शासित जितने भी प्रदेश हैं उनको ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता के लिए स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत के लोगों को आकर प्रबुद्ध बनाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, जो ये कानून था, इसने जो ईसाई भारत में धर्म प्रचार कर सकते थे, धर्म प्रचार करने की पूर्ण अनुमति प्रदान कर दी गई। आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे कि कोई देश अपने देश में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान क्यों करेगा, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे मुनाफा, उन्हें मुनाफा के अलावा कुछ नहीं चमक रहा था कि यदि हम उन भारत के लोगों को धर्म परिवर्तन करा दें, जैसे कि ये बहुत सूट बूट पहनेंगे और जो भारत के लोग हैं
उसको हम आधुनिक बना दें तो ये हमारी बात मान सकेंगे। जैसे कि हुआ भी इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वंशजों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। आप जानते होंगे कि 1813 के एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जारी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की शर्त रखी गई। अगर भारत के लोग पढ़ लिख गए तो ये लोग क्या करेंगे, ये इससे जो कंपनी का ब्रिटिश का एक मध्य वर्ग तैयार हो जाएगा जो भारत में अंग्रेजों के शासन में सपोर्ट करेगा। जैसे कि समर्थन भारत के लोगों ने करा भी, जैसे कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया था। जैसे आप जानते होंगे कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में इस शिक्षा के लिए खर्च करना ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही था, क्योंकि इसने पैसे से कुछ होने वाला भी नहीं था। आप इस प्रावधान से जुड़े हुए आप आगे पढ़ेंगे कि आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है, जिसमें कि कुछ लोगों का मानना था कि कुछ इस जो 1 लाख रुपये हैं इनको पुराने विषयों को पढ़ाने के लिए खर्च किया जाए, और जो कुछ हमारे आधुनिक भाषा यानी अंग्रेजी के लिए भी इस पर विवाद हो गया। आखिर अंग्रेजी की विजय हुई इसमें आंग्ल प्राच्य विवाद में। लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अधिनियम द्वारा इसको आगे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की। जो भारत की स्थानीय सरकारें थीं, जो भारत के राजा रजवाड़े थे, व्यक्तियों और जो सरकारों पर जो कर लगाती थी सरकार, यदि सरकारों पर कर लगाया है तो वह भुगतान करेंगी, नहीं करेंगी तो दंड की व्यवस्था की गई। जो ये अधिनियम था जो भारत की स्थानीय सरकारें थीं, छोटी जितनी भी सरकारें थीं, स्थानीय जितनी भी सरकारें थीं, वो उन सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाना था। यदि व्यक्तियों पर वह टैक्स नहीं लगाएंगी, यदि व्यक्ति भुगतान नहीं करेगा उस टैक्स का, तो व्यक्ति को स्थानीय सरकारें दंड भी दे सकते हैं, जैसे कि आज है कहीं पर लागू। इस नेक्स्ट प्रावधान पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रावधान है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इस चार्टर अधिनियम में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जो इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम में। जैसे आप जानते होंगे कि 1833 के अधिनियम द्वारा जो हमारे बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि इसमें 1833 में जो हमारे सिविल सेवाओं के लिए एक चयन की भर्ती की परीक्षा की शुरुआत की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। चलते इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम हुआ। जो यह अधिनियम था भारत में केंद्रीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम से भारत में केंद्रीकरण पूरा हो गया। इस अधिनियम में बहुत सी विशेषता हैं। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उस गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। नेक्स्ट प्रावधान है, इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया। जो यह अधिनियम था ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। जो यह अधिनियम था इसने ऐसी सरकार का निर्माण किया जो कि जितना भी ब्रिटिश भारत था उस पर एक पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसने पूरे भारत में केंद्रीकरण की नींव डाल दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी। बंगाल और मद्रास के गवर्नर जनरल पर शक्तियां नाम मात्र की रहीं, शक्तियां विहीन कर दिए गए गवर्नर। बंगाल मद्रास और बम्बई के गवर्नर शक्तियां विहीन कर दी गई। सारी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसे ही कहते हैं हम केंद्रीकरण, मतलब एक शक्ति एक ही व्यक्ति पर होना, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रावधान है, भारत के गवर्नर को ब्रिटिश भारत के विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। जो गवर्नर था उसको
जो जितने भी बहुत सारे अधिकार दे दिए गए भारत के जो गवर्नर बना था विलियम बेंटिक, उसको असीमित अधिकार थे, मतलब वो कुछ भी कर सकता था। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था। जो इससे पहले बनाए गए जो कानून थे उनको नियामक कहा जाता, रेगुलेशन कहा जाता था। और नए कानून जो ये कानून था, इस कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा जाने लगा। जैसे कि आप देखते हैं भारत में अब वर्तमान भारत में भी एक्ट बनते हैं बहुत सारे, जब जो कि हमारे राष्ट्रपति की सहमति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी एक्ट पूर्ण नहीं बन सकता, जिसे हम अधिनियम कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से पहले कंपनी ही भारत में राजनीतिक मामले देखती थी और कंपनी ही भारत में व्यापारिक मामले देखती थी। अब इस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कंपनी अब व्यापारिक मामले नहीं देखेगी, अब वह केवल राजनीतिक मामलों तक सीमित कर दी गई। अब देख सकते हो कि भारत में कंपनी का नियंत्रण धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसे कम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे 1813 के एक्ट द्वारा जो भारत में जो कंपनी का एक अधिकार प्राप्त था व्यापार पर, वो समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट द्वारा उसके व्यापार का पूरा मामला सफा कर दिया गया। और आगे देखोगे आप 1858 के एक्ट द्वारा कंपनी का पूरा शासन ही समाप्त कर दी जाएगी ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब देखते चलिए, अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, मतलब राजनीतिक मामले देख सकती थी, प्रशासनिक मामले इससे बाहर कर दिए गए। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का चयन किया गया। जो इसके लिए खुली प्रतियोगिता का चयन किया गया, जो भारत के नागरिक थे इनके लिए खुली प्रतियोगिता का चयन किया गया, मतलब यहाँ से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद पर कार्य और रोजगार को हासिल करने के से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि 1833 किस अधिनियम में भारतीयों को कंपनी में रोजगार हासिल करने की अनुमति प्रदान करने की प्रयास किया गया था और ये सफल नहीं हुआ। 1833 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को भी शामिल करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो पाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। उसने मना कर दिया कि कोई भी प्रावधान भारतीयों के सिविल सेवक, कोई भी भारतीय नागरिक कंपनी में कार्य नहीं कर सकता। 1833 का अधिनियम, 1853 का जो हमारा अधिनियम है, नेक्स्ट अधिनियम है, जो ये अधिनियम है जो 1793 से 1853 के दौरान जितने भी हमारे अधिनियम चार्टर बनाए गए वे है उसमें अंतिम चार्टर है। आप देखोगे कि भारत में 1893, 1813, 1953, 1933 और 1953 ये 4 एक्ट भारत में पारित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। जो 1793 से 1853 के बीच जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे उसमें सबसे अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। संवैधानिक विकास काफी हुआ इस अधिनियम से भी। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं। इसने पहली बार कंपनी के गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल थी उसके विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे, उन सभी को अलग अलग कर दिया गया। आप जानते होंगे कि एक गवर्नर था, उसमें हमें कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और यहाँ से उसके गवर्नर के जो विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिसे विधान पार्षद कहा गया और यहीं से एक विधायी कार्य बनाए गए, विधायी और गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई और उसकी सहायता के लिए क्या बनाया, उस 6 पार्षद बना दिए गए और यही पार्षद आधुनिक लोकसभा है। आधुनिक लोक आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में लोकसभा का गठन, लोकसभा का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है। जो वर्तमान लोकसभा है वो यही वाली लोकसभा है 1853 वाली। और राज्यसभा का गठन किया गया था हमारा 1900
19 के एक्ट द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यसभा गठन किया गया था। और नेक्स्ट प्रावधान है मेरा, दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय में केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। जो ये था इसी हमारी लोकसभा है, क्या है, वर्तमान लोकसभा हमारी, यही वाला प्रावधान हमारा वर्तमान लोकसभा बनाता है। परिषद की इस शाखा छोटी संसद की तरह कार्य किया गया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। जो ये था इसमें वही सारी प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद अपनाती थी। इसने सिविल सेवक जो थी, आप जानते हो कि इसमें परीक्षा होती है सिविल सेवक परीक्षा। इसने सिविल सेवकों की भर्ती संबंधी खुली चयन की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया। मतलब अब भारतीय भी सिविल परीक्षा में जा सकते हैं, सिविल सेवा में जा सकते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश विशिष्ट सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके तहत 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक महकारी समिति गठित की गई। मतलब अब भारतीय भी इस सेवा में हो सकते हैं। और यह सेवा ये जो परीक्षा होती थी लंदन में होती थी। यदि किसी व्यक्ति को यदि ये परीक्षा देना है तो वह लंदन जाता था, लंदन के स्कूल से पढ़ाई करता था और वहीं लंदन में इसका एग्जाम होता था। लंदन और सारे माध्यम अंग्रेजी में होता था। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड की राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का प्रावधान किया गया। जो कंपनी का शासन था इस अधिनियम के द्वारा बहुत सारा बढ़ा दिया गया। जो भारत में जो कंपनी का जो अधीन क्षेत्र था उसको राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। जितना भारत में कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था वह सब इंग्लैंड के नियंत्रण में सब क्षेत्र कहा गया। लेकिन पूर्व अधिनियमों में के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय निर्धारण नहीं किया गया। आप जानते होंगे कि जो इससे पहले अधिनियम थे कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया करते थे। जैसे कि 1793 से 20 वर्ष के लिए 1813, 1853, 1853 से 1853, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया कि इसमें जो कंपनी का जो एकाधिकार था, जो हमारा कंपनी का जो अधिनियम था उसको रिव्यू के लिए 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। मतलब अब स्पष्ट हो गया कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर दिया जा सकता है। अब इसी अधिनियम से आपको विश्वास हो जाएगा कि जो कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकती है, क्योंकि अब 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, देखो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 6 सदस्यीय परिषद थी, जिसे हम लोकसभा कहते हैं वर्तमान वाली। ये वर्तमान लोकसभा यही वाली लोकसभा, यहीं से उसका उद्भव हुआ है। जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों के से किया जाना था। जो हमारी कार्यकारी परिषद थी उसमें से 4 का चुनाव बंगाल से, बम्बई से, मद्रास से और हमारे आगरा की स्थानीय प्रांत सरकारों से किया जाना था। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।